कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी एवं अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन है हेलो अध्यापक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 6 के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर की। मुझे पता है मैं थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ पर किसी कारण की वजह से मैं यहाँ था ही नहीं, इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदी का पेपर इस तरह का आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगा अपठित गद्यांश, पद्यांश, 2 चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पर पहले हम गद्यांश की बात करते हैं। प्रातःकाल के समय का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसे समय सैर करने से हमारा तन और मन दोनों लाभान्वित यानी कि बेनिफिट होता है। शरीर के आलस से दूर होकर चुस्ती फुर्ती का संचार होता है। जब शरीर स्वस्थ हो तो मन अपने आप ही प्रफुल्लित यानी कि चेयरफुल रहता है। प्रातःकाल शरीर को प्रदूषण रहित मतलब पॉल्यूशन लेस और शुद्ध वायु प्राप्त होती है, जिससे अनेक रोगों का निवारण होता है। पाचन शक्ति बढ़ती है, प्रकृति की सुंदरता भी आनंदित करती है। जिस प्रकार निरंतर अभ्यास मनुष्य को पारंगत बनाता है, स्किलफुल बनाता है, एक्सपर्ट बनाता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन सैर भी मनुष्य को तंदुरुस्ती प्रदान करती है। प्रातःकालीन सैर हमारा शारीरिक विकास करने के साथ साथ हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। चलिए, पहला प्रश्न है कौन सा समय सैर करने के लिए उत्तम होता है? प्रातःकाल, दोपहर, शाम का समय या रात का? तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग प्रातःकाल का समय सबसे बेस्ट होता है। सेकंड है सैर करने के लिए से हमें क्या लाभ होता है? चुस्ती-फुर्ती का संचार होता है, मन प्रफुल्लित होता है, तन और मन दोनों लाभान्वित होते हैं। यह उपरोक्त सभी तो ये सारे फायदे होते हैं। थर्ड का है प्रातःकाल सैर करने से शरीर को क्या प्राप्त होता है? गर्म धूप, शुद्ध वायु, शुद्ध जल या शुद्ध भोजन? तो हमें मिलता है शुद्ध वायु। शुद्ध वायु से क्या होता है? दोषों का निवारण, दुखों का निवारण, रोगों का निवारण या बुराइयों का निवारण। तो शुद्ध हवा से हमें बीमारियों से बचाव होता है। फिफ्थ है प्रातःकालीन सैर मनुष्य को क्या प्रदान करती है? प्रसन्नता, सुंदरता, धन या वैभव? तो वो प्रसन्नता प्रदान करती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक आपको पोएम के कुछ लाइन्स मिली है। मत काटो ये पेड़ सचमुच तुम बहुत पछताओगे, बोलो फिर किसकी गोद में सर छिपाओगे, शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे फिर फल, कहाँ से मिलेगा शस्य श्यामला को सींचने वाला जल, रेगिस्तानों में तब्दील हो जाएंगे खेत, बरसेंगे कहाँ उमड़ घुमड़ कर बादल, थके हुए मुसाफिर पाएंगे कहाँ श्रमहारी छाया। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट की आपको लाइंस यहाँ पर दी गई हैं। अब इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। पहला सवाल है कवि ने छाया को श्रमहारी क्यों कहा है? तो श्रमहारी मतलब श्रम होता है मेहनत या थकावट, और उससे थकावट से जो हमें निजात दिलाए वो श्रमहारी होता है। तो वह मजदूरों की छाया है, छाया थकान मिटाती है, पेड़ छाया देते हैं या फिर मुसाफिर रास्ते में रुकते हैं। तो श्रमहारी इसलिए है क्योंकि छाया जो है वो थकान मिटाती है। पेड़ ना रहने पर खेतों का क्या होगा? खेत भी नहीं रहेंगे, खेत रेगिस्तान बन जाएंगे, खेतों की फसल मिट जाएगी, खेतों को बादल जल नहीं देंगे। तो पैराग्राफ के हिसाब से खेत जो है वो रेगिस्तान में बदल जाएंगे। पेड़ों को काटकर मनुष्य को क्यों पछताना पड़ेगा? तो क्योंकि समस्त पेड़ कट जाएंगे, क्योंकि सारी धरती रेगिस्तान बन जाएगी, क्योंकि पेड़ों के लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे या इनमें से कोई लोग। तो हम जो है जितने भी उसके फायदे हैं पेड़ों के, उन सबसे हम वंचित हो जाएंगे। फोर्थ है पेड़ों के ना रहने पर क्या परिणाम होगा? तो छाया, फल और जल पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, छाया खत्म हो जाएगी, बादल और वर्षा नहीं रहेगी, छाया और अशोक नहीं रहेंगे। तो एक्चुअल आंसर है छाया, फल और जल पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। तब्दील का अर्थ क्या है? तब्दील जो है वो उर्दू का वर्ड है। तो तब्दील का अर्थ होता है रुकना या खो देना, बदलना या पछताना। तो इसका मतलब होता है बदलना। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा की बात या व्याकरण, आपका खंड ख। अब ग्रामर में एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वही आपके ग्रामर में आए, क्योंकि हर स्कूल में टीचर जो है अलग ग्रामर पढ़ाता है। तो आपको अपनी नोटबुक में देखना है कि टीचर ने ग्रामर में क्या करवाया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ग्रामर की भी। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, सफलता के विलोम शब्द क्या है? तो सफलता का विलोम शब्द होगा असफलता, सफल, फलता या वृद्धि, तो ये होगा असफलता।
संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को, सर्वनाम के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को, किसी काम को करने वाले शब्द को, या सभी। तो पहला आएगा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को। जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? शब्द, विशेष, विशेषण या वाक्य, इसे कहते हैं विशेषण। फोर्थ है निम्न में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। गर्बीली, गर्बीली, घरबीली और कोई नहीं। तो ये गर्बीली जो है मुझे सही लग रहा है। फिफ्थ है छोटा करने का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना, विस्तार करना, विग्रह करना, विच्छेद करना। तो संक्षेप करना होता है छोटा करना। सिक्स्थ है आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो अचानक जो शब्द है वो क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या कोई नहीं है? तो आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो ठंड कैसे बढ़ी है? अचानक। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। आई मीन ठंड बढ़ गई है तो कैसे बढ़ी है? अचानक बढ़ी है, क्रिया विशेषण है ये। तो पूर्णिमा को चांद नजर आता है आधा, पूरा, गोल, तिरछा या कोई नहीं। तो पूर्णिमा के दिन पूरा गोल चांद होता है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन को बोलते हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं। तुम, राधा, चलना, कभी। तो इनमें से तुम जो है वो सर्वनाम शब्द है। हाथ साफ करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तुरंत लेना, चोरी करना, घबरा जाना या हाथ धोना। तो हाथ साफ करने का मतलब है चोरी करना। 10th है 2 किलो अनाज दे दो, रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर जो है वो है 2 किलो। तो ये संख्यावाचक होना चाहिए, निश्चित वाचक, सर्वनाम, निश्चित परिणाम और संख्यावाचक। तो संख्यावाचक होना चाहिए। उसके बाद आपको मिलेगा पाठ्य पुस्तक आधारित क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको पैराग्राफ मिला है लेकिन ये आपकी टेक्स्ट बुक का है और इसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्पताल में अस्तबल में थे। पहुंचे, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा और उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालको किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती और खड़क सिंह कहाँ पहुंचे थे? मठ में, मंदिर में, अस्तबल में या बाजार में? तो वो पहुंचे थे अस्तबल में। खड़क सिंह ने घोड़े को किस दृष्टि से देखा? घमंड से, आश्चर्य से, क्रोध से या उदासीनता से? तो खड़क सिंह ने आश्चर्य से देखा था उस घोड़े को। तीसरा है खड़क सिंह ने घोड़े को देखकर क्या सोचा? ये घोड़ा साधु के पास क्यों है? ये घोड़ा बहुत सुंदर है। उसे भी ऐसा घोड़ा चाहिए था और उसे घोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो यही सोच रहा था ये घोड़ा साधु के पास क्यों है। फोर्थ है खड़क सिंह का मन क्यों हलचल करने लगा? उसे घोड़े की सुंदरता पर गर्व हुआ, उसे ये घोड़ा मिल जाने का गम हुआ। वह सोचने लगा साधु को ये घोड़ा क्यों मिला और उसे घोड़े की चाल पर ध्यान गया। तो उसे यही था कि साधु को ये घोड़ा आखिर क्यों मिल गया। बाल को किसी अधीरता से बोला। अधीरता का क्या मतलब है? शांति, आत्मविश्वास, बेचैनी या खुशी? तो बच्चों में अधिकतर किसी भी बात को लेकर बेचैनी होती है, तो अधीरता का मतलब है बेचैनी। उसके बाद प्रश्न 5 है निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी टेक्स्ट बुक का है। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। नीले नयनों सा ये अंबर, अंबर का अर्थ क्या है? तो अंबर का अर्थ है बादल, आकाश, जलधर या सूरज। इसका मतलब होता है आकाश। काली पतली सी ये जलधर से क्या संदर्भित किया जा रहा है? तो काली पतली सी ये जलधर का मतलब है मूसलाधार बारिश, नदी, बादल या बर्फ। तो जलधर का मतलब होता है दोस्तों जल को भरने वाला, एक तरीके से जिसमें भरा हो। तो पानी जो है किसमें भरा होता है? बादलों में। पढ़ है धरती की चिर प्यास बुझाई का क्या अर्थ है? धरती को आशीर्वाद मिला, धरती को सुख मिला, धरती की प्यास मिटाई गई, धरती को ठंडक मिली। तो धरती की प्यास मिटाई, ये ज्यादा सही ऑप्शन है। फोर्थ है बड़ी धरती शस्य श्यामला से क्या अर्थ है? धरती हरी भरी हो गई, धरती पर बर्फ पड़ गई, धरती सूखी हो गई, धरती पर आग लग गई। तो यहाँ पर है धरती जो है वो हरी भरी हो गई। फिफ्थ है कविता में वर्षा के आने से क्या बदलाव हुआ? धरती पर बर्फ गिरने लगी,
धरती पर हरियाली फैल गई, धरती सूखी हो गई या सूरज निकला तो धरती पर हरियाली फैल गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे क्वेश्चन आंसर, आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? एक बार फिर बता दूं मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, लेकिन मुझे लगता है हर चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने आपको यहाँ दिए हैं। तो ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति सच्चा समर्पण था। वे खेल को पूजा मानते थे और कभी हार से निराश नहीं होते थे। उनकी लगन और अनुशासन ने ही उन्हें विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बनाता है। आप चाहो तो इसका छोटा आंसर भी लिख सकते हो। सेकंड है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? ध्यानचंद हमेशा टीम की सफलता को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा महत्व देते थे। वे कभी केवल अपने गोल करने पर गर्व नहीं करते थे, बल्कि पूरी टीम की मेहनत को सराहते थे। खेल समय वे खेलते समय वे साथियों को पास देकर उन्हें चमकने का अवसर देते थे। इससे पता चलता है कि वे निस्वार्थ भाव से खेलते थे। थर्ड है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? तो जब खड़क सिंह ने धोखे से बाबा भारती का घोड़ा चुरा लिया, तब बाबा ने उससे केवल एक ही वचन मांगा। उन्होंने कहा कि वे कभी किसी गरीब, असहाय और यात्री को धोखा ना देगा। बाबा का मानना था कि कमजोर लोगों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। नेक्स्ट है, भावार्थ लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिपकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। इस दोहे में प्रेम और संबंधों की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया गया है। प्रेम का संबंध धागे के समान नाजुक होता है, यदि इसे तोड़ दिया जाए तो दोबारा जोड़ना कठिन होता है। अगर जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ रह जाती है, इसलिए हमें प्रेम और मित्रता के रिश्ते को सहेज कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात सरवर पिय न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संची संचयी सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? इस दोहे में परोपकार के गुण की शिक्षा दी गई है। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, बल्कि सबके लिए देती है। ठीक वैसे ही समझदार और सज्जन मनुष्य को भी अपनी संपत्ति और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? बिस्मिल की माताजी ने उन्हें हमेशा बहादुर और आत्मविश्वासी बनने की शिक्षा दी। जबकि वे कठिन परिस्थितियों से घबराते थे, तो अ, उन माँ उन्हें समझाती थी कि डरना नहीं चाहिए। उन्होंने बिस्मिल को सिखाया कि संकट आने पर धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। माँ की प्रेरणा ने ही उन्हें साहसी और निडर बनाया। सेवंथ क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो बिस्मिल की माँ ने अपने बेटे को हमेशा स्वतंत्र सोचने और निर्णय लेने की छूट दी। वे संकीर्ण सोच वाली नहीं थी, मतलब छोटी सोच वाली नहीं थी, बल्कि खुले विचारों की थी। उन्होंने बिस्मिल को डर और बंधनों से मुक्त रखकर आधुनिक और उदार जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनके विचारों ने ही बिस्मिल को साहसी पर और प्रगतिशील बनाया। लास्ट क्वेश्चन है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो जब सूखी और प्यास से व्याकुल धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरती है, तो उसकी खुशबू हरियाली से धरती का हर्ष झलकता है। धरती जैसे मुस्कुराने लगती है, खेतों में हरियाली छा जाती है, पौधों में जीवन का संचार होता है। ये दृश्य धरती के आनंद और प्रसन्नता को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से शब्द चुनिए जो सबसे बेस्ट है। बहाते चलो डैश तुम वे निरंतर, नैया नाव या नौका। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? बहाते चलो नैया तुम वे निरंतर, कभी तो तिमिर का तट तीर किनारा, किनारा मिलेगा। तो मेरे को लगता है यहाँ पर आना चाहिए नैया और यहाँ पर आना चाहिए किनारा। रहेगा डैश पर दिया एक भी यदि, रहेगा धरा धरती भूमि धरा पर, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा सवेरा। उसके बाद लास्ट सेक्शन है खंड ग, जिसमें आपको रचनात्मक लेखन मिला है। बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है हमें प्रधानाचार्य जी को। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, पीएम श्री केंद्र विद्यालय, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। फिर आप विषय लिखेंगे 3 दिन का अवकाश प्राप्त करने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, पिछले 2 दिनों से बीमार हूँ, डॉक्टर ने मुझे विश्राम करने की सलाह दिया था। आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन, अब यहाँ पर आप डेट 3 डाल देना, आपका जिस दिन एग्जाम हो उस दिन से लेकर अगले 3 दिन की डेट डाल देना, तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद भवदीय। आपका नाम, कक्षा और तिथि यहाँ पर लिख देना।
इसी के साथ 8वां में आपको एक और मिला है, आइए देखते हैं वो क्या है। जन्मदिन के उपहार के लिए अपने मित्र को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, रामनिवास, सुभाष नगर, सूरत, गुजरात और डेट। तो हमने एड्रेस और डेट यहाँ पर लिख दी है। फिर हम उसके बाद लिखेंगे प्रिय मित मित्र या प्रिय आरव, आप सीधा नाम लिख दीजिए। सप्रेम नमस्कार, मेरा जन्मदिन याद रखने और मुझे सुंदर उपहार भेजने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। तुम्हारा दिया हुआ उपहार मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि तुम मुझे बहुत स्नेह रखते हो, मुझसे बहुत स्नेह रखते हो। तुम्हारी शुभकामनाएँ मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। आशा है जल्दी मुलाकात होगी। शेष कुशल है, तुम्हारा मित्र अभय। और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न 9, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। पैराग्राफ लिखना है, परिश्रम का महत्व, मेरा प्रिय शिक्षक और जीवन में योग का महत्व। तो परिश्रम का महत्व क्या लिखेंगे? मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। आलसी लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि मेहनती लोग आगे बढ़ते हैं। परिश्रम से कठिनाइयाँ दूर होती हैं और जीवन सुखमय बनता है। आप चाहो तो इससे बड़ा भी लिख सकते हो। मेरे प्रिय शिक्षक बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, उनका नाम लिख दीजिएगा। वे आपको क्या पढ़ाते हैं, वो भी बता दीजिएगा। वे हमें पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। उनके पढ़ाने की शैली सरल है, रोचक है। वे हमेशा हमें प्रेरित करते हैं और हमारा जीवन में कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें, तो वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। लास्ट है योग, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। योग करने से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। ये बीमारियों को दूर करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। जो लोग रोज़ योग करते हैं उनका जीवन अनुशासित और प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों ये रहा 6th क्लास का हिंदी का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, कुछ बात करनी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, ब